गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा होगा कि आरआरबी जेई कब आ रहा है, और मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट है, आरआरबी जेई सर कब आएगा, कब पढ़ेंगे। मतलब ऐसे उतावले बैठेंगे एकदम एग्जाम आएगा एकदम फोड़ देंगे। तो इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कब कहाँ कैसे पेपर होगा और कैसे कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरबी जेई आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 99% चांस है कि इस बार आपका आरबी जेई आ सकता है, लेकिन कोई ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं आया है, ना गवर्नमेंट ने बताया है। लेकिन कहीं कहीं अखबार में कहीं निकला हुआ है एडवर्टाइजमेंट की ऐसे आरबी जेई एसएससी की वैकेंसीज आ सकती हैं। पर सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है, जब हम इनपुट डालते हैं तो आउटपुट भी मिलता है। मेन चीज यहाँ पे वहां से मिल रहा है कि भैया पुलिस की वैकेंसीज निकली हुई हैं आपके यूपी में 62,000। तो दैट मीन्स कि गवर्नमेंट वैकेंसी देना चाह रहा है इस बार। तो आरआरबी जेई की वैकेंसीज, एसएससी की वैकेंसीज इस बार आने के चांसेस 99% हो सकते हैं। ठीक है, कोई सोर्स और ऑथेंटिकेशन तो है नहीं, लेकिन बताया जा रहा है ऐसा हो सकता है। और हाई प्रोबेबिलिटी इस बार इसलिए है क्योंकि 2019 में आया था, तो वो भी जिस टाइम हमारा इलेक्शन उस टाइम पे आया था, तो ये भी हो सकता है कि इस बार इलेक्शन के टाइम पे ही आ जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर आप आरआरबी जे के बारे में इतना बता रहे हैं, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि जिस वैकेंसीज के लिए आप इतना जोर लगा रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या वो उसके लिए आप फिट हैं या नहीं है। तो उसके बारे में पहले हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये वैकेंसी देंगे और 4 साल में वैकेंसी पूरी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो क्या है, पिछली बार आपके 2019 में ये वैकेंसी आई थी, और 2019 में जैन के टाइम पे इसके फॉर्म फिलअप हुए थे। यहाँ पे डेट भी आप देख लोगे, 29/12/2018 में इसके फॉर्म फिलअप किए गए थे। 2019 जनवरी में हमने इसके फॉर्म को फिलअप किया, मतलब हमने नहीं, मतलब हमारे से कई लोगों ने इसका जो फॉर्म है वो जनवरी में फिलअप किया। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूं कि इसकी जो एज है, कितने कितने से कितने एज के लोग इसको दे सकते हैं, तो 18 से लेके 33 की उम्र तक के लोग इसमें आ सकते हैं। वो डेट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। यहाँ 2001 लिखा हुआ है, तो 3-4 साल हो चुके हैं, तो इसमें आप इतना ऐड कर लीजिए। फिर हम बात कर लेते हैं इसके स्टेज के बारे में कि स्टेज 1 स्टेज 2 क्या है। इसमें सबसे बड़ी बात आपको समझनी ये है कि इसका पेपर 2019 में ये वैकेंसी निकली थी, और मैं बात कर लेता हूं कि मई जून में इसका प्री का एग्जाम हो चुका था। ठीक है, और सितंबर में इसका मेंस का एग्जाम हो चुका था। मेंस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में इसका मेंस का एग्जाम हो चुका था। और फिर कोविड के आने की वजह से 2020 अगस्त में वैकेंसीज का जो फाइनल रिजल्ट तो पहले आ चुका था, लेकिन ज्वाइनिंग इसमें मिली थी। तो आप समझ सकते हो कि इतने सारे हर्डल्स के बाद 1 साल के अंदर आपको जॉब मिल चुकी थी। तो इस बार तो हर्डल्स कम है, ऐसा कोई कोविड वोविड का सीन नहीं है, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। ऐसा कोई जो आपको बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है कि बहुत 4 साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, वो आपको भटका रहा है। आपको 1 साल के अंदर पेपर पर होके जॉब मिल जानी है, यदि आपने प्रॉपर वे में इसकी प्रिपरेशन की। बात करते हैं पेपर होता कैसे है। तो पेपर आपका 2 स्टेज में होगा। सीबीटी 1 का जो पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोनों ही होते हैं। पहले स्टेज में आपके नॉन टेक आता है, टेक्निकल का कुछ नहीं आएगा। यदि आपने इसको क्रैक नहीं किया, तो आप कितने अच्छे इंजीनियर्स हो, तो आप इंजीनियर नहीं बन पाएंगे। आपको पहले ये पेपर क्रैक करना पड़ेगा। इसमें मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग वाला पार्ट, जनरल अवेयरनेस, साइंस, ये सब मिला के आपके 100 नंबर का पेपर हुआ था, जो आपका 2 घंटे में होता है। 2 घंटे में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें 55 से लेके 65 तक की कट ऑफ गई थी पिछली बार, और हो सकता है इस बार और भी ज्यादा जाए। ठीक है, इसमें जो बच्चों ने पास किया था वो आपके मेंस के एग्जाम में बैठे थे, जिसको हम बोलते हैं सीबीटी 2। इसमें भी आपकी जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, एनवायरनमेंट और टेक्निकल एबिलिटी, जो आपका इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, वो 100 मार्क्स का आता था, और यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसमें आपके प्री के मार्क्स भी जुड़ते हैं, लेकिन एक प्रपोर्शंस में जुड़ते हैं। वो बाद में बताता है रेलवे की क्या प्रपोर्शन उन्होंने माना है। इसीलिए मेन आपको रखना है कि प्री तो आपको ढंग से पास करना ही है, मेंस में भी अच्छे नंबर लेके आने हैं। फिर ये 2 स्टेज में जब आपके नंबर हो जाते हैं, तो 120 मिनट आपको मिलती है, और 150 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इन दोनों की कट ऑफ मिला के आपको डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स मिलते हैं, जो आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स में आपको वैकेंसीज फिल की जाती है। सबसे अच्छा डिपार्टमेंट जो माना जाता है इसमें, वो माना जाता है वर्क्स का या फिर आरएनडी का, क्योंकि इसमें जो काम होता है वो आपके ऑफिस में जाके होता है। आपको फील्ड में जाके दौड़ी दौड़ी नहीं करनी पड़ता।
दूसरा क्या होता है, जो बच्चे पीए में जाते हैं उनका मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, ट्रैवल करना पड़ता है आपके ट्रैक पे। तो आप अच्छी रैंक लाके इन वाले डिपार्टमेंट में पहले वर्कशॉप में, वर्क्स में, R&D में चले जाना सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि नहीं मिलता है तो भैया पीवीए में जाना आपके लिए सही रहेगा कि भाई पीवीए मिल जाएगा तो सही है, बेस्ट है। लेकिन सबसे बेस्ट आपका वर्क्स एंड वर्कशॉप ही रहेगा। बात कर लेते हैं कि सर चलो ये बात तो आपको सही है कि इसमें हमें कैसे कैसे काम करना है, लेकिन सैलरी कितनी मिलती है, कितने पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेन चीज आपका यही है कि सर पैसा कितना मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके पास स्लिप है, ठीक है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की स्लिप है। इलाहाबाद डिवीजन से उन्होंने फॉर्म भरा था और सिलेक्टेड हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 8/8/2020 में ज्वाइनिंग दे दी थी, जबकि आपके नवंबर दिसंबर में आपके मेंस का एग्जाम हुआ था 2019 में। बीच में कोविड भी आ गया, फलाना ढिकाना सब कुछ बंद रहा, फिर भी 8/8/2020 को इसकी ज्वाइनिंग दे दी गई थी। बात कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक पे है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे जो बेसिक पे है, इनको हो गए हैं 3 साल, इसलिए इनका जो बेसिक पे है वो 37,600 है। साथ में इनको डीएनएस अलाउंस में मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। तो कुल मिला के इनको 60,000 की सैलरी मिल रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर ये अलाउंस कैसे मिलते हैं, कैसे काम करते हैं और कितनी लीव मिलती है, इन सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। सबसे पहले यदि मैं आरआरबी के करियर ग्रोथ की बात करूं तो सबसे पहले जो अब आप इसमें भर्ती होते हैं, यदि आप आरआरबी में भर्ती होंगे तो आप जूनियर इंजीनियर्स बनेंगे, फिर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन सकते हैं, फिर असिस्टेंट डिविजनल, फिर डिविजनल, फिर सीनियर डिविजनल इंजीनियर बनते हैं। अब बात यह कि एक जेई अपनी यदि वो 25-26 साल की उम्र में जेई बन जाता है तो जब तक वो रिटायर होगा वो कहां तक पहुंच सकता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे आरआरबी क्यों करना है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि मैं आपके जेई की बात करता हूं तो जेई आप स्टार्टिंग में भर्ती होंगे जिसको हम बोलते हैं सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद 4 से 7 साल के अंदर, 4 to 7 ईयर्स के अंदर आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाते हैं। फिर उसके बाद आप बनते हैं एएन या एडीएन, हम इसको बोलते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर, फिर सीनियर एसडीएन इसको बोलते हैं, ठीक है, एसडी। तो सीनियर डिविजनल इंजीनियर आपके पास ये बनते हैं। बात करें जेई की, जेई जब आपका भर्ती होता है तो 4200 ग्रेड पे भर्ती होता है, 4200 ग्रेड पे भर्ती होगा, ठीक है। एक जेई एसएससी बन सकता है, उसके बाद इंचार्ज बन सकता है, एक और पोस्ट आती है इसमें इंचार्ज की, वो बन सकता है, लेकिन कभी भी वो डायरेक्टली एडीएन नहीं बन सकता, या फिर अपने रिटायर्ड के 2-3 साल पहले वो एडीएन बन सकता है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर। जबकि जो लोग आईईएस बनते थे पहले, अब तो रेलवे हटा दिया उन्होंने, तो जो आईईएस बनते थे वो पहले सीधा एडीएन बनते थे, फिर डीएन, फिर एसडी। तो सारी जिंदगी लग जाती है यहां से यहां तक पहुंचने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी यहां तक पहुंचने की आपके रेलवे ने दिया है। रेलवे ये बोलता है कि जब आप जेई 5 साल पूरे कर चुके हों, 5 इयर्स पूरे कर चुके हों, तो हर साल एग्जाम होते हैं, इस पोस्ट के लिए हर साल एग्जाम होते हैं। यदि आप इससे यहां डायरेक्ट पहुंचना चाहते हैं तो आप 5 साल में तुरंत इस वाले फॉर्म को भरिए, तो आप इसको ना करके सीधा इसको कर सकते हैं। आपको सारे एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। तो रेलवे में आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मान लो आप आईईएस नहीं बन पाए तो आप एडीएन यहां पे बन सकते हैं 5 साल के बाद। उसके रेलवे के ही क्वेश्चंस पूछ जाते हैं मेनली, और वहां से आप सीधा एडीएन, डीएन, एसडी बन सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अच्छा करियर है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम जेई बन पाए, नहीं, आप जेई बन के एडीएन, एसडी, डीएन और एसडी बन सकते हैं। बहुत पावर होती है इनकी। जो डीएन होते हैं उनके लिए अलग से बोगी चलती है रेलवे में, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो अलाउंस दिए जाते हैं आपके रेलवे में वो बहुत सारे होते हैं। आपको डीएनएस अलाउंस दिया जाता है, आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट का अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी, रेलवे का पास मिलता है, आप रेलवे में जिस भी डिवीजन में वहां पे फ्री जा सकते हैं, एजुकेशन का अलाउंस मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, स्पेशल अलाउंस मिलता है, आप किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं। ये सारे अलाउंस आपका रेलवे देता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप का जो सैलरी स्लिप मिलती है आपको, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में मैं एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ जल्दी। बात करते हैं बेसिक पे, 35,400 पे आपकी भर्ती होगी, जो आपका 4200 ग्रेड पे होता है उसमें 35,400 रुपए आपको मिलते हैं। और हर साल 3% का इसमें इंक्रीमेंट होता है, 3% का आपका हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो 35,400, 36,500 और फिर आपका 37,600, ऐसे ये इंक्रीज करता है हर साल।
फिर बात करते हैं ग्रेड पे 4200 है, डियरेंस अलाउंस आपका इसका 46% मिलता है। बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस, आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा, उसके लिए पैसा भी मिलता है। वो पैसा आपका होता है 27%, 18%, 9% आपके बेसिक पे का। क्यों भाई, ये अलग अलग क्यों है? ये डिपेंड करता है सिटी पे कि आप कौन सिटी में रहते हैं। यदि आप बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहां पे खर्चा ज्यादा होता है, तो आपको 27% मिलता है। यदि आप किसी गांव के आसपास रह रहे हैं तो वहां पे आपका ये 9% मिलेगा। बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो पूरे महीने का एक बार में मिलता है, वो आपका 2200 से 400 मिलता है। और जो भी आप रोज के ट्रैवलिंग करें, जैसे पीएम में क्या होता है, ट्रैवल किया जाता है, तो वो टीए बनता है उसका, तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 800 रुपए पर डे बनता है। और लोग इसको बढ़ा देते हैं, आगे जा चल कर देते हैं, तो पैसा कमा लेते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास क्या है, ट्रैवलिंग अलाउंस है। इन सबको मिला के आपकी टोटल सैलरी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कि लीव्स कितनी मिलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये है कि जिस जॉब में आप जा रहे हैं उसमें कितनी हमें छुट्टियां मिल सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया रेलवे ने। यहाँ पे सबसे पहले LAP मिलता है, इसको हम बोलते हैं लीव ऑन एवरेज पे। ये आपको टोटल 30 लीव्स मिलती हैं, और 30 भी ऐसे नहीं मिलती कि एकदम आप 30 ले लो। शुरू के 6 महीने में आपको 15 मिलेंगी, और लास्ट के 6 महीने में आपको 15 मिलेंगी। टोटल आपको 30 लीव्स मिलती हैं। इनको हम बोलते हैं LAP, लीव्स ऑन द एवरेज पे। फिर आपके पास होती है CL, जिसको हम बोलते हैं कैजुअल लीव्स। मान लो आपको कोई इमरजेंसी आ गई, एकदम से आपको जाना पड़ा, या आपको बुखार हो गया बहुत तेज, तो आपको पूरे साल में 10 लीव्स मिलती हैं ऐसी। ठीक है, यदि आप ये वाली लीव नहीं लेते हैं, जिसको हम 30 लीव्स बोलते हैं, 15-15 वाली, यदि ये नहीं लेते हैं तो ये एक्यूमुलेट नेचर की होती है, मतलब ये बढ़ती रहेंगी। यदि आपने पहले साल नहीं ली तो अगले साल आपके लिए 60 हो जाएंगी ये। ठीक है, तो यहाँ से इंक्रीज करती जाती हैं। जबकि CL यदि आप लेते हो तो अच्छा है, नहीं लेते हो तो ये 0 हो जाएगी, तो इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड। ये LHAP को बोलते हैं लीव ऑन एवरेज हाफ पे। यदि आप पूरे दिन काम नहीं कर पा रहे हैं, आज दिन काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी 20 LHAP मिलती है, जो आपको प्रोवाइड होगी आपके पोर्टल्स पे, वहां पे जाके आप भर सकते हैं इसको। फिर एक होता है EOL, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इन सब में, इन 3 लीव्स में आपको पैसा मिलेगा, जो आपकी सैलरी है वो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन जो लीव विदाउट पे होता है, इसको हम बोलते हैं LWP या फिर EOL बोलते हैं, उसमें आपको पैसा नहीं मिलता है। इसमें कोई मेडिकल इमरजेंसीज आ गई है बहुत बड़ी, आप जा ही नहीं सकते हैं, तो वहां पे आप छुट्टी ले सकते हैं मेडिकल दिखा के। और बाद में जब आप फिट हो जाएंगे तो आपका एक टेस्ट होगा मेडिकल फिटनेस का, उसके बाद ही आप अपनी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए कोई महीना डिसाइड नहीं है, वो आपका 1-2 महीना 3 महीने तक आप कर सकते हैं। इट इज अ लीव विदाउट पे, इसको हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के डिपेंड आपके ऊपर करता है कि इफ यू आर डिस्क्राइब दिस लाइफ स्टाइल, कि आपको लगता है कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि ये सब तो आपने बता दिया, पर अब क्या करें? मान लो कि RRB JEE आ गया और SSC का एग्जाम की डेट तो पहले ही आ चुकी है। अब इन दोनों को कैसे फोकस करें, कैसे इन दोनों पे साथ में काम कर सकते हैं? तो जब मैंने आपको सिलेबस नहीं दिखाया था, उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया था, ये आपका सिलेबस है जो पिछली बार था, और मुझे लगता है मोर एंड लेस इस बार भी सिलेबस आपका सेम रहेगा। यदि आप SSC JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करें, और यदि आप सिर्फ व्यूज देखने के लिए आए थे कि RRB की वैकेंसी क्या होती है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल, और बात खत्म हो चुकी है, आप जा सकते हैं, जाके मोए मोए दे सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, या जो बच्चा आपके पेड बैच में पढ़ना चाहता है, या जो बच्चा चाहता है कि हम दोनों को साथ में फोकस कैसे कर सकते हैं, नॉन टेक को कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए बात करना चाहता है, तो उसके लिए अपन खड़ा है यहाँ पे। उसका देखो मेन चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यदि आप अपने SSC के सिलेबस को तो अच्छे जानते हैं कि आप उसकी प्रिपरेशन हर साल से कर रहे हैं, जबकि RRB JEE की वैकेंसी हर साल तो आती नहीं है, तो उसका सिलेबस आपके लिए इतना ज्यादा फैमिलियर नहीं रहेगा। तो यदि आप इस सिलेबस को गो थ्रू करेंगे, तो जो मैंने येलो कर रखे हैं, ये सारे सारे टॉपिक्स आपके SSC में भी हैं। यहाँ पे देखिए सारे टॉपिक आपके SSC में पाए जा रहे हैं। तो मतलब क्या है, कुल मिला के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको काम करना पड़ेगा, जो आपके RRB JEE में आते हैं। तो भाई पहले आपके RRB JEE के प्री का एग्जाम होगा जो नॉन टेक का होगा, तो आप अपनी SSC की प्रिपरेशन करिए टेक्निकल की, उससे आपकी RRB JEE की जो तैयारी है वो 80% तो ऐसे ही हो रही है, क्योंकि बहुत सारे जो सब्जेक्ट है वो तो सेम ही है, और नॉन टेक भी 80% सेम है। जो आपके SSC में आ रहा है वो आपके RRB JEE में भी आ रहा है, लेकिन साथ में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वहां भी पढ़नी पड़ेगी, साथ में बस आपको मैथमेटिक्स पे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वहां नहीं आता है SSC में। तो इसलिए मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसको आप अभी से रेगुलरली करते रहिए। ठीक है, अब बात ये सर कहाँ से पढ़े? देखो, या तो आप अपने विदाउट एनी पेड कोर्स यदि पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से पढ़ने का मेन देखो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि वहां पे हर चीज है ना फैली पड़ी है।
एक तो कोई आपको सिलेबस कंप्लीट करके नहीं देगा, और जिसने कर रखा है वो बहुत फैला हुआ है, आपको पूरा एक एक लेक्चर नहीं मिल पाएगा कि जो अप टू मार्क आपके सिलेबस को कंप्लीट करेगा। ठीक है, यदि आप कर सकते हो, आप कहीं पहले पढ़े हुए हो, तो आप यूट्यूब से कर लीजिए। इट इज वेल नोन कि आप ढंग से करेंगे, टेस्ट देंगे, नंबर आ जाएगा। दूसरा होता है कि नहीं हमको समझ में आ रहा है, तो आप किसी भी ऑथेंटिकेट सोर्स पे जिसपे लगता है कि आपको पढ़ने में मजा आता है, मेन चीज ये भी है कि टीचर के साथ मजा भी आना चाहिए पढ़ने में, आप कनेक्ट कर पाए उसको, उसका आप बैच परचेज कर सकते हैं और वहां से पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए अपने प्री के एग्जाम के लिए। और बात मानिए आप मेरी, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे लोगों ने आरआरबी के बैच स्टार्ट कर दिए हैं, लॉन्च कर दिए हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, उसके बारे में पता नहीं अभी वैकेंसी है नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं बैच लॉन्च होने हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपनी एसएससी जेईई की प्रिपरेशंस को फुल मोड पे रखिए, तो आपकी आरआरबी की जो पूरी पूरी तैयारी है ना, वो बेस्ट वे में हो जा रही है, अपने आप हो जा रही है वो तैयारी। अब बात आती है कि सर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। देखो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम क्या कर सकते हैं उसके लिए, आपके यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, जो आपकी रोजाना चल रही है, और उस पर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भाई साहब, और आप उस क्लास को ढंग से ले सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं। बस वहां पे दिक्कत ये है कि भाई 1 घंटा ही दे पाता हूँ मैं ज्यादा, क्योंकि वहाँ पे पेड कोर्स चलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, तो मेरे पास कोई ऐसी बाउंडेशन भी नहीं है कि मैं पूरा सिलेबस आपके यूट्यूब पे कराऊंगा। लेकिन मेन चीज ये है कि मैं अपनी 100% देने की कोशिश करूंगा, और आप समझ सकते हैं कि यदि मैं 1 घंटा दे रहा हूँ तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने में 1 साल लग जाएगा। ठीक है, पर मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको चीजें ढंग से कंप्लीट यूट्यूब पे कराई जाए। दूसरा होता है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही कोर्स लो आप, आपको जिसका अच्छा लगता है आप उसका ले सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशंस करिए आप। ठीक है, यदि आप घर बैठ के सोच रहे हैं कि हम तो सिर्फ क्वेश्चन लगा लेंगे, तो कॉन्सेप्ट क्लियर यदि आपके नहीं है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो मेन चीज यही है कि हम आपको बस ये बताना चाहते हैं कि देखो, आप यूट्यूब से पढ़ लीजिए, दैट इज गुड। आपको लगता है कि आप अपने ऐप से ढंग से पढ़ सकते हैं, एक फोकस होकर पढ़ सकते हैं। देखो मेन चीज ये होती है कि यदि आप कोर्स में पढ़ेंगे ना, तो आप एक फोकस रहेंगे, क्लास में सर ने पढ़ाया, मैं टेक्निकल इतना कंप्लीट हो गया, अब मैं नॉन टेक पे काम कर सकता हूँ। वरना क्या होगा, एक सब्जेक्ट के लिए आप 10 सोर्स को यूज करते हैं जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो और फिर भी आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए प्रॉपर वे में आप पढ़िए, एक बार आपको पढ़ना है, बार बार आपका टाइम खराब नहीं करना है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि इसकी बैच की 1 ईयर वैलिडिटी है, जो आपके आरआरबी जेईई में भी अच्छे से काम आएगा, जो आपके एसएससी जेईई में भी आएगा, क्योंकि एसएससी जेईई में आपका मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, जो आरआरबी जेईई में आने वाला है। तो ये आपके प्राइस हैं, और साथ में आप देख लीजिए कि इसके अंदर है क्या, कि एक्चुअली हम देना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके क्लासरूम प्रैक्टिस है, जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा, वो इस तरह से पीपीटी फॉर्मेट में एक चीज को कवर करते हुए, कि भाई आप पूरा पर डायग्राम बना के 3D फॉर्म में, फिर ऐसे, फिर उसके क्वेश्चंस तुरंत, टॉपिक के तुरंत बाद उसके क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, जिससे कि आपको पूरा फील आएगी कि आप करना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। दूसरा, फिर इसके प्रॉपर आपके आंसर होंगे। फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे 1 2 3 2 3 वाला, तो उसकी भी जो पूरी क्लियरिटी है वो क्लास के अंदर हो जाएगी। फिर आप चाहते हैं कि मैं घर जाके प्रैक्टिस करूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होने चाहिए, तो ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा 300-400 क्वेश्चंस का हर एक सब्जेक्ट के अंदर। उसमें फिर क्वेश्चन, आंसर और सॉल्यूशन भी रहेगा, जिससे कि आप उसको प्रॉपर वे में जज भी कर सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये पूरा ऐसे मिलेगा। तो इनके जो प्राइस है वो कम कर दिए गए हैं, आज उसका लास्ट डेट है, मैं आपको पहले बता चुका था कि ये प्राइस आपके कट के 2999 2499 नहीं रहे हैं। इनके जो प्राइस है वो इसका 1999 हो चुका है, और इसका 2399 हो चुका है। इसमें आपको एक बुक भी मिलती है, जिसमें आपके बहुत सारे टीसीएस पैटर्न के क्वेश्चन हैं जिनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस लास्ट मुझे ये बात यही बोलना है कि आपको लगता है कि आप एक बैच लेके फोकस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो आप एक बार हमें ट्राई कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे भी डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, वहां से आप अपनी तसल्ली कर लीजिए। उसके बाद आप कोर्स परचेज करिए कि आपको लगता है कि कंटेंट में दम है या मास्टर इस चीज को कंप्लीट कर सकता है। गारंटी हम दे रहे हैं कि मार्च से पहले आपका जो सिलेबस है, या मार्च के फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम सब चीज आपको कवर करा रहे हैं, क्लासरूम प्रैक्टिस भी, सेल्फ प्रैक्टिस भी, और साथ में आपको थ्योरी वाला पार्ट तो क्लास में हो ही रहा है। दूसरा, आरआरबी जेईई की वैकेंसीज के चक्कर में आप बैठ रहे होगे कि जब वो आएगी तभी प्रिपरेशन करूंगा, तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि उस चक्कर में आपका एसएससी जेईई का एग्जाम भी खराब हो जाएगा। तो उसके लिए बस आपको यही करना है कि बैठे नहीं रहना है। आप सोचो कि आप बैठे रहेंगे तो सब चीजें कंप्लीट हो पाएंगी, ना ना, बैठे रहोगे तो बैठे वालों को बस वही मिलता है जो हिम्मत करके छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए चीजें खराब हो सकती हैं, अभी राइट टाइम है कि अपनी एसएससी की जो तैयारी है उसको फुल मोड में करिए, और थोड़ा थोड़ा नॉन टेक पढ़ना स्टार्ट करिए, जो आपके दोनों में कॉमन है ना, या मेन आप पहले वो कर लीजिए जो दोनों में कॉमन है, मैक्सिमम चीजें कंप्लीट कर ली, बस आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दे दिया, तो चीजें आसान तरीके से हर चीज हो सकती है। और मैं ऐसे बहुत से बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने
जिस साल एसएससी आरबीजे निकाला उस साल एसएससी भी निकाला। और दोनों में यदि कंपेयर करूंगा मैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने स्टेट में रहना है तो आपके लिए आरबीजे बेस्ट है कि आप वहीं से भर दीजिए, इलाहाबाद जोन जोन में आपके पास है, यूपी में रहोगे सारी जिंदगी, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि हम तो ऑल इंडिया घूमेंगे, और तो फिर आपके लिए एसएससी सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें डिवीजन होते हैं और उसमें रीजन होते हैं कि भाई नॉर्दर्न रीजन में आप कई स्टेट में कई सिटी में जा सकते हैं, ठीक है। बस एसएससी जेई में यदि आपको सीडब्ल्यूडी मिलता है तो आप हमेशा स्मार्ट सिटीज में रहेंगे, और आप ऐसा नहीं है कि किसी गांव में फेंक दिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों में ये अंतर है, लेकिन वो बात की बात है, पहले आप एग्जाम को क्रैक करिए, और एग्जाम क्रैक करने का इस तरीका यही है कि जो कॉमन चीज है उसको पहले किया जाए, या तो अपने आप कर लीजिए, यूट्यूब से कर लीजिए, या किसी का कोर्स लेके या हमारा कोर्स लेके आप कर सकते हैं कंप्लीट। मैं आपको बहुत जेन्युइन तरीके से इस चीज को बताना चाह रहा था। तो ये मेन चीज मैंने आपको सारी बता दी है, कैसे कैसे इस पर आपको काम करना है, ठीक है। और पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है आरआरबी जेई की, जो जो इसमें हो सकती थी। तो इसमें मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा है, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप इसमें देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर इस पर लिख सकते हैं, और टेलीग्राम पे मुझसे बात भी कर सकते हैं कि आपको लगता है कि सर से कोई बात इस बारे में डिस्कस करना है, कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज, मेन मोटिव आपका पढ़ना है, और पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। क्लियरिटी जब तक आपके दिमाग में नहीं होगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो नहीं कर सकते आप। तो क्लियरिटी के साथ में काम करिए, चीजें आसान तरीके से हो जाएंगे, वरना देखो क्या होगा, टाइम निकल जाएगा और फिर लोड पड़ेगा, और लोड में पड़ेगा तो फिर आप एक चीज छोड़ दोगे, या तो एसएससी छोड़ दोगे या आरआरबी जेई छोड़ दोगे। और मैं चाहता हूँ कि यदि आप इसको ढंग से कंप्लीट करेंगे तो आपके पास टाइम रहेगा, और आप चीजों को दोनों को बेटर तरीके से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं। और इस वाले जो आपका ये बैच दिखा रहा हूँ, इसकी आज लास्ट डेट है, ठीक है। दोनों बैचेस पे आपके प्राइस कम कर दिए गए हैं, कोई प्रोमो कोड आपको यूज नहीं करना, आप सीधा जाके परचेज कर सकते हैं। कल के बाद के प्राइस इतने ही हो जाएंगे, 2499 विद बुक और 2499 विदाउट बुक, ठीक है। बहुत दिन हो गया, और मैंने 4-5 दिन आपको बहुत ऑफर दिया है इसमें, जितना मुझसे हो सकता था, आगे में से नहीं हो पाएगा, जितना मैंने हुआ था मैंने कर दिया, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।